Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग फेट देखने जा रहे हैं ओवम का, जो कि ओवरी से रिलीज हुआ है। क्लियर है ना। हमने देखो अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे वो जो ओवम ओवरी से रिलीज होगा उसका फेट देखेंगे। क्लियर है ना। आइदर वो फर्टिलाइज्ड होगा और वो फर्टिलाइज नहीं होगा। क्लियर है ना। तो इन दोनों ही केसेस में देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्लियर है। सो आज हेडिंग लगाओगे क्या, फेट ऑफ ओवम। रिलीज फ्रॉम ओवरी। अब देखो यहाँ एक चीज अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये ओवरी से जो ओवम निकला है, दैट मीन्स हम किस ओवम की बात कर रहे हैं, मैच्योर्ड ओवम की। क्लियर है ना। इमैच्योर ओवम की बात नहीं करेंगे। ओके। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो निकलता है ना, बेसिकली मैच्योर्ड ओवम, उसी की बात कर रहे हैं। तो उसी का देख रहे हैं फेट। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे केस वन। पहला केस क्या है कि अगर ये जो ओवम है जो ओवरी से निकला, ये फर्टिलाइज नहीं हो। क्लियर है ना। ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हो, उस केस में क्या होगा वो देखेंगे। सो लिखेंगे इफ द ओवम डू नॉट गेट्स फर्टिलाइज्ड। क्लियर है ना। अगर फर्टिलाइज नहीं हो, दैट मीन्स कि ओवम का स्पर्म के साथ फ्यूजन ना हो, तो क्या होगा। तो इस केस में तुम्हारा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है ना। तो इसी में लिख लेंगे मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो मेंस्ट्रुएशन होगा। अब ये मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, आज के टॉपिक में बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना, जो मेन टॉपिक है, वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है। इसी को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखना यहाँ पे इतना समझ गए कि अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो मेंस्ट्रुएशन होगा। क्लियर। सॉरी। तो लिखना इसमें, लिखो इन केस if sperm is not available at the time of ovulation। ovulation समझते हो ना, रिलीज ऑफ ए ओवम फ्रॉम द ओवरी। मैच्योर्ड ओवम की बात कर रहा हूँ, इसी को ओवुलेशन बोलते हैं। in case if sperm is not available at the time of ovulation, fertilization do not takes place and the ovum dies। ओवम क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्लियर है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, क्योंकि एक चीज समझ लो, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, वो अपने ऑर्गन से जैसे ही निकल जाएगा। अपने ऑर्गन मतलब जैसा स्पर्म टेस्टिस से, ओवम ओवरी से। सो वो अपने ऑर्गन से जैसे ही निकल जाएगा तो उसका जो लाइफ साइकिल होगा ना, अब 2 से 3 दिन ही रहेगा। क्लियर है। अब 2 से 3 दिन तक अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो मरने वाला है। सिंपल सा, चाहे वो स्पर्म ही क्यों ना हो, चाहे वो ओवम क्यों ना हो। क्लियर है ना। सो अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या होगा कि ओवम मर जाएगा और यही ओवम बॉडी से रिलीज हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा विथ सम अमाउंट ऑफ ब्लड ऑल्सो। कुछ ब्लड के साथ ये वापस बाहर निकल जाएगा। अब ये ब्लड कहाँ से आएगा, वो सब तो पढ़ेंगे ना मेंस्ट्रुएशन में। अभी तो बचा हुआ है ना टॉपिक, अभी तो बस इंट्रोडक्शन एक तरह से देख रहे हैं। एंड द ओवम डाइज विच इज released
from the body along with a little amount of ब्लड। क्लियर है ना, ये ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये हर 28 डेज पे रिपीट करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्योंकि कोई भी चीज जब बार बार रिपीट कर रहा है ना तो उसे हम साइकिल बेसिकली बोलते हैं। जैसे तुम लोग पढ़े हुए ना, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, रिपीट होता है बार बार, है ना। सो यहाँ पे ये भी रिपीट करेगा। तो लिखेंगे आगे, this menstruation repeats itself after every 28 days। क्लियर है ना, until the egg gets fertilized। जब तक कि फर्टिलाइज ना हो जाए ना तब तक ये प्रोसेस रिपीट करता रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर फर्टिलाइज हो गया तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है ये रुक जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। लेकिन क्या ये परमानेंटली रुक जाएगा? तो नो, ये टेम्परेरीली रुकेगा। क्लियर है ना। फिर क्या होगा? फिर बेबी का फॉर्मेशन होगा बेसिकली, है ना, अभी उसको पढ़ेंगे डिटेल में। और फिर जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उसके कुछ समय बाद ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से दोबारा से नेचुरली स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर से वो प्रोसेस चलता रहेगा, हर 28 डेज पे रिपीट करेगा अपने आप को। कब तक? तो तब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। फिर से जब फर्टिलाइजेशन होगा फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा सर्टेन टाइम के लिए। क्लियर है ना। तो जैसे ह्यूमन के केस में होता है ना 9 मंथ। क्लियर है ना। तो उसी की बात कर रहा हूँ बेसिकली, गैस्ट्रेशन पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो इतना समझ में आया, इसे जल्दी से नोट करो। ये बस इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। क्लियर है ना। सो नोट करो इसे। तो इसे इरेज कर देता हूं अब मैं। अब यहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल समझेंगे पहले, ठीक है ना। समझना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू लिखने से। मैं लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है ना, पहले समझेंगे। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखो मेंस्ट्रुएशन बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक स्टेप है। अरे समझ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक स्टेप है मेंस्ट्रुएशन। कहाँ पे आएगा वो सब बतला दूंगा। तो 28 डेज का साइकिल था ना, तो चलो हम एक साइकिल से ही समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक सर्कल बना दिया। इसे क्या बोलते हो? बार ग्राफ नहीं, पाई चार्ट, क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो, है ना। तो पाई चार्ट ही बोला जाता है शायद इसे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, डॉट 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 डॉट, चलो यहाँ कर दो, इधर ले आओ 14th। क्लियर है, 14th हो गया। देन 15, चाहो तो इधर 13 लिख दो, इधर 12 लिख दो, इधर 16 लिख दो। फिर यहाँ से डॉट लगाओ और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 28 पे आ गए ना हम लोग। आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने एक साइकिल बना दिया ये 28 डेज का। आ रहा है समझ में ना। बीच से सेंटर से चलो मिलाते हैं। अब देखो यहाँ फर्स्ट से लगभग फोर्थ तक इसे रहने देते हैं। ठीक है, इसे सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों लास्ट में डिस्कस करेंगे वो मैं बाद में बतला दूंगा। ओके, आप देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होता है ना,
शुरू तो होना चाहिए बेसिकली 1 से, क्लियर है ना, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ 4th से। क्यों 4th से शुरू कर रहा हूँ वो तो अब आपको मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, वैसे आप खुद खुद भी समझ जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ 4th से देखो होता क्या है वो समझो, ठीक है ना। तो ये 4th से जो होता है, यहाँ होता है प्रोलिफरेशन। चलो मैं लिखता हूं इधर, प्रोलिफरेटिव फेज, इसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब समझो क्या है, प्रोलिफरेशन का मतलब समझो कि क्या होता है। तुमने पढ़ा था ना ग्रेफियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, तो जैसे एक मास ऑफ सेल है, ऐसा समझो एक मास ऑफ सेल है, ओके। अब इस मास ऑफ सेल के अंदर, इस मास ऑफ सेल के अंदर तुम्हारा एक ओवम है, क्या है, तो एक ओवम है, इस तरीके से आ रहा है समझ में। अब क्या हो रहा है कि ये ओवम का मैचुरेशन हो रहा है, ये इस ओवम का क्या हो रहा है, तो मैचुरेशन हो रहा है। तो ओवम मैच्योर कर रहे हैं और बाहर में जो नंबर ऑफ सेल्स है ना, ये भी देखो इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब यही जैसे मान लो अब यहाँ पे ये ओवम मैच्योर्ड हो गए, क्लियर है। सो ग्रेफियन फॉलिकल ब्रेक होगा, और ग्रेफियन फॉलिकल ब्रेक जैसे ही होगा ये ओवम यहाँ से निकल के आ जाएगा बाहर। ये ओवम कहाँ आ गया, बाहर आ गया, क्लियर हो रहा है इतना। और जैसे ही ये बाहर आ गया, सो अब इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने बताया भी था, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी समझाया था मैंने कि एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल को ही तुम कॉर्पस ल्यूटियम बोल लो, ठीक है। ये येलो मास ऑफ सेल होता है जो कि बनता है कब है, जब तुम्हारे ओवम रिलीज हो जाते हैं ग्रेफियन फॉलिकल से, क्लियर है ना। सो एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल नाउ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया मास ऑफ सेल, एंड इट एक्ट्स लाइक ए ग्लैंड, ये ग्लैंड की तरह काम करेगा और ये निकालेगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन। याद रखना है ये क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सब समझाऊंगा यहाँ पे। अच्छा इससे पहले अगर बात करें कि जब प्रोलिफरेशन हो रहा था, ये तो प्रोलिफरेशन हो चुका है, ओवम भी रिलीज हो चुका है, तब निकला प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जब तक प्रोलिफरेशन हो रहा था तब तक कौन सा हार्मोन निकल रहा था, तो प्रोलिफरेशन मतलब मैचुरेशन, बेसिकली मैचुरेशन ऑफ एग सेल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन निकल रहा था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, तो प्रोलिफरेशन हो रहा था बेसिकली। तो प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन हावी होता है, ये समझोगे, ठीक है। एस्ट्रोजन यहाँ पे रहा, ओके। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ तो एस्ट्रोजन रहा तुम्हारा, तो यहाँ से प्रोलिफरेशन होते होते लगभग 14th डे पे जाते जाते, देखो ध्यान से 14th डे पे जाते जाते यहाँ पे प्रोलिफरेशन कंप्लीट हो जाता है। और 14th डे क्या होता है, तो 14th डे होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन को कौन कंट्रोल करता है, जरा याद करोगे, ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है LH। कैसे, तो यहाँ पे अचानक से बॉडी में LH का अमाउंट बढ़ जाता है, अचानक से LH का अमाउंट बढ़ जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज LH सर्ज। अब जब ये LH सर्ज होता है तो इसकी वजह से ही ये रप्चर करते हैं, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ना, ये रप्चर करते हैं किसकी वजह से, LH की वजह से। तो रप्चर किया, ओवम तो निकल गया, अब नाउ दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो इसीलिए इसके आगे वाले फेज को ना ल्यूटियल फेज बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारे कॉर्पस ल्यूटियम बच गए। अब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली देखो जैसे एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, प्रोलिफरेशन कर रहा था, लेकिन प्रोलिफरेशन के साथ साथ एस्ट्रोजन तुम्हारे ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग थी, लाइनिंग याद आ रहा है ना, ये जो ब्लड वेसल्स मैंने डायग्राम ऑलरेडी दिखा दिया था, एंडोमेट्रियम समझ रहे हो ना आप। तो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को बनाने का काम करता है तुम्हारा एस्ट्रोजन भी, लेकिन एस्ट्रोजन बहुत ही स्लोली काम करता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन निकलता है तो इट मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स की जो मतलब एक तरह से सप्लाई होती है ना, उसे बढ़ा देता है, क्लियर है। इसे मेंटेन करके रखता है कौन, तो प्रोजेस्टेरॉन।
तो प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल ही सही तरीके से मेंटेन कर, अब ये मेंटेन कर क्यों रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो देखो मेंटेन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस प्रोसेस में इसे उम्मीद है कि आगे स्पर्म मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये जो एग निकला है ना, इस एग का फर्टिलाइजेशन होगा विद इन 2 to 3 डेज, क्योंकि 2 से 3 दिन ही ये जिंदा रहने वाला है, तो अंडरस्टूड है। तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर बनेगा ना जाइगोट और एम्ब्रियो और फीटस, तो वो आएगा कहाँ, इसे यूट्रस में आएगा ना अटैच होने के लिए। तो अटैच होने के लिए आएगा तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ब्लड वेसल्स है ना, सब कुछ रहेगा सही तरीके से, तब ना वो बच्चे को न्यूट्रिशन दे पाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए इसकी लाइनिंग को मेंटेन किया जा रहा है। ओके, लेकिन अब समझो, यहाँ तो ओव्यूलेशन मैंने करवा दिया 14th डे। देखो हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं ना, यहाँ आइडियल सिचुएशन है ना, ये आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल ही आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लोगे, ठीक है ना। सो ये ओव्यूलेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो, ओव्यूलेशन के टाइम मान लो एग आया, देखो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, वो तुम्हें फैमिली प्लानिंग जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे भी काम देगा। तो ओव्यूलेशन के टाइम एग आया, क्लियर है, यहाँ मान लो 14th डे, क्लियर है ना, आगे पीछे हो सकता है। तो अगर स्पर्म मान लो 12th डे ही आ गया था फीमेल बॉडी में, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? सोच के बताना। अगर 14th डे 14वें दिन ओवम आया है, क्लियर है ना, और 12वें दिन स्पर्म आ गया था, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? तो इस केस में बिल्कुल ही फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि जो स्पर्म 12वें दिन आया था ये भी तो 2 से 3 दिन जिंदा रहने वाला है ना। तो ये देखो अभी तो जिंदा ही है, 14 डे तक भी जिंदा ही है, और ओवम भी से जिंदा ही मिल गया। तो दोनों जब लिविंग कंडीशन में मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन तो होना ही है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए बस एक ही चीज हमें फोकस करना है कि दोनों के दोनों लिविंग कंडीशन में मिलने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक मरा हुआ हो, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन, 14th डे ओवम रिलीज हुआ और स्पर्म आया 16th डे, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? तो यहाँ भी होगा, क्योंकि देखो ये ओवम है तो ये तो जिंदा है, अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, और अब स्पर्म आ गया तो हो जाएगा ना फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये जो ओव्यूलेशन होता है ये जरूरी नहीं है कि 14th डे ही हो, आगे पीछे 2 दिन लेके चलते हैं हम। तो मान लो 12वें दिन हुआ तो 2 दिन और पीछे कर लो, ठीक है, यानी 11, 10, 9 ऐसे चले जाओ, 15, ये सॉरी 17 ना, 17, 18, 19। तो ये सब जो टाइम होते हैं ना, ये सब जो टाइम होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अनसेफ पीरियड, क्योंकि यहाँ पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है तो प्रेग्नेंट होने का चांस है ना, यानी फर्टिलाइजेशन होने का चांस मैक्सिमम है, क्लियर है ना। इधर क्या है तो मैक्सिमम है, ओके। लेकिन बाकी का जो टाइम देख रहे हो वहां क्या है, मिनिमम है या ना के बराबर है, ठीक है। अगर इधर के केस में देखो तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो ये सभी क्या होते हैं, सेफ पीरियड होते हैं। अब देखो इसके बाद समझो, इसके बाद शुरू हो जाएगा तुम्हारा ल्यूटियल फेज, ओके, या इसी को हम बोलते हैं डीजेनरेटिव फेज। इधर क्या तुम्हारा शुरू हो जाएगा तो डीजेनरेटिव फेज शुरू हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये जैसे 14 डे आया ना, तो ये मतलब 2 से 3 दिन रहने वाला है ना इधर, तो इसे यहां से अलग कर देता हूं मैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ये बेसिकली तुम्हारा ल्यूटियल फेज कहलाता है। ओके, यहाँ ओव्यूलेशन हो गया। अब यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा डीजेनरेटिव फेज, क्लियर है। डीजेनरेटिव देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन करना है ना, डीजेनरेट कर देना हर चीज को। तो देखो ये जो सबसे पहले देखो शुरू कहाँ से होता है, ओवम तो मर गया ना, ये 3 दिन तक रुका, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो ओवम तो मर गया। जैसे ओवम मरा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का अब कोई काम नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम का जैसे ही काम नहीं है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट करेगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरोन तो नहीं निकल रहा है, क्लियर है ना। और एस्ट्रोजन तो देख लो पहले ही बंद हो गया, एस्ट्रोजन तो इधर ही निकल रहा था ना, इधर जब LH निकला तो इसके बाद तो फिर प्रोजेस्टेरोन निकलने लगा, क्लियर है। क्योंकि अब कोई नए एग का तो मतलब प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है कि एस्ट्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था, प्रोजेस्टेरोन भी बंद हो चुका है। अरे समझ में, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा है, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरोन भी खत्म। अब प्रोजेस्टेरोन खत्म तो सबसे पहले देखो ये जो लाइनिंग को मेंटेन करने वाला हार्मोन था वही नहीं रहा, समझ में आ रहा है।
फिर से देखो, सबसे पहले ओवम खत्म, फिर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म, फिर प्रोजेस्टेरॉन खत्म, फिर ये लाइनिंग भी खत्म। आ रहा है समझ में ना? अब ये लाइनिंग जब खत्म होगा तो ये ब्रेक डाउन करेगा लाइनिंग, ठीक है, और यही जो होगा बेसिकली ब्लड का ही तो सप्लाई था ना यहाँ पे, और यही ब्लड क्या होगा तो थ्रू वेजाइना बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हुआ क्या, डिस्ट्रक्शन हुआ। सो दिस इज कॉल्ड डीजेनरेटिव फेज। यहाँ पे तुम्हारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सभी का लेवल क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। यहाँ पे तुम चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे देखो एलएच का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। इधर ल्यूटियल फेज में किसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ जाता है। क्लियर है ना? तो यहां तक समझ गया कि ये क्या हो गया हमारा ल्यूटियल फेज, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ गया। और अगर इधर की बात करें ना, तो इधर तुम्हारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही क्या हो चुका है, तो घट चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे मैंने इसे डीजेनरेटिव फेज लिखा है, इसे ल्यूटियल फेज लिखा है, इसे तुम चाहो तो एक साथ भी समझ सकते हो। कैसे समझो, देखो मैं बताता हूँ। मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे भी इरेज करता हूँ बेसिकली, क्योंकि ये मैंने जब हाफ बताया था तो बताया था, अब मैं इसे पूरा एक साथ देखूंगा। ठीक है ना? तो देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है इस पूरे फेज में, या तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर उसका रिग्रेशन हो रहा है। क्लियर है ना? सो इस पूरे को ही कभी कभी हम ल्यूटियल फेज बोल देते हैं, इस पूरे को ही क्या बोल देते हैं, ल्यूटियल फेज, जिसमें इधर वाले ये जो टाइम होंगे, ठीक है, जैसे चलो यहां तक मैंने देख लिया। सो इधर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, और इधर क्या होगा, इधर वाले केस में रिग्रेशन होगा, ओके, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब तो क्लियर है ना? मैंने इसे एक साथ ही समझा दिया आपको। तो इस केस में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ा रहेगा। इस केस में क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिखूं प्रोजेस्टेरॉन, चलो मैं पूरा ही लिखता हूं, तो प्रोजेस्टेरॉन के अमाउंट बढ़ जाएगा। और इधर क्या होगा, तो इधर तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट घट जाएगा, साथ ही साथ एस्ट्रोजन भी घट जाएगा। वैसे एस्ट्रोजन तो यहाँ भी घटा हुआ है, एस्ट्रोजन तो यहाँ भी घटा हुआ है। क्लियर है? तो अब जैसे ही रिग्रेशन होगा तो यहाँ तक जाते जाते सारे लाइनिंग्स वगैरह इसके ब्रेक हो जाएंगे। ओके, अब समझो क्या होगा। अब क्या होगा कि ये जो मसल, देखो ये तो मसल्स है ना, बेसिकली यूट्रस की जो वॉल होती है वो मस्कुलर ही तो होती है। क्लियर है ना? स्मूथ मसल समझते हो? तो यहाँ मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें जो कुछ भी ब्लड चिपके हुए है ना, वो सारे उसे छोड़ के बाहर निकल जाए। क्लियर है? स्पॉन्जेस समझ रहे हो ना, उसमें बेसिकली मान लो कि कोई फ्लूइड है तो उसको ऐसे दबाया जाएगा जब, तो उससे फ्लूइड बाहर आ जाएगा ना। सेम कंडीशन इधर भी है, जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से सारे ब्लड वगैरह जो कुछ भी बने थे वो बाहर निकल जाएगा, ये इसे छोड़ देगा। ओके, एंड दिस कॉजेस क्रैम्प। ओके, तो ये फीमेल में क्रैम्प कॉज करता है, और इसी को बेसिकली हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम। अब देखो यहाँ हमारा मेन पीरियड आ गया, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। तो क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में फीमेल्स को क्या होता है, पेन होता है बेसिकली ड्यू टू दिस मसल पेन। ओके, इतना समझे? अब देखो क्या होगा, इसके बाद तुम्हारा चलता है मेंस्ट्रुएशन फेज। क्लियर है ना? इधर हो गया तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन फेज, या इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, या इसी को बोलते हैं मेंसेस। ये लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है। ये मैंने एवरेज, ऑन एवरेज 4 ले लिया, ठीक है ना, आगे पीछे हो सकता है। ये 3 से 5 चलता है नॉर्मल देखा जाए तो। बेसिकली फीमेल में जब प्यूबर्टी अटेन करती है उस समय तो ये साइकिल थोड़े अनडिस्टर्ब होते हैं, मतलब कि जैसे एक बार साइकिल आया तो दूसरी बार में भी एब्सेंट भी हो सकता है। क्लियर है ना? तीसरी बार आ सकता है। ओके, लेकिन मैंने देखो थोड़ी देर पहले ये बोला था कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकेगा कब, जब
फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर है ना। लेकिन अभी मैं ही बोल रहा हूं कि कभी कभी खुद से भी रुक सकता है, एक बार आया, दूसरी बार रुक गया, तीसरी बार भी रुक गया, मे भी चौथी बार आया, क्लियर है, 2 महीने गैप करके आया। लेकिन ये कब होता है, जो टीनेजर्स होते हैं बेसिकली, है ना, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी शुरू शुरू हुआ है, तो उनमें इरेगुलर होते हैं, लेकिन बाद में फिर ये एक रेगुलर पैटर्न पे चलना शुरू करता है, और फिर ये कंडीशन नहीं होता है कि मतलब एक बार आया दूसरी बार नहीं आया, ठीक है ना, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इतना समझ में आया आपको। तो यही था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें देखो क्या हुआ, अब देखो एक क्वेश्चन था जो मैंने शुरू में बोला था कि ये 1 से 4 तक मैंने शुरू यहां से क्यों नहीं किया, इसे देखो मैंने सबसे लास्ट में बताया है ना, क्योंकि सब कुछ होने के बाद ही ना मेंस्ट्रुएशन होगा, इसीलिए तो मैंने सबसे लास्ट में बताया। अगर शुरू में ही मेंस्ट्रुएशन करवा देता तो आप क्वेश्चन एराइज करते कि सर अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, आप मेंस्ट्रुएशन कैसे करवा रहे हो, ऐसे ही कैसे। इसे ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज बोल दो या ब्लीडिंग फेज बोल दो, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में मैंने बताया। लेकिन सुनो, यहाँ फर्स्ट क्यों मानते हैं हम लोग, उसका कारण सुन लो। देखो ये चेंज चाहे ये चेंज चाहे ये चेंज, यानी प्रोलिफरेटिव चेंज हो, चाहे ओव्यूलेशन फेज हो, चाहे फिर तुम्हारा ये फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो, चाहे रीजनरेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो, ये सारे ही प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहे हैं। ये मतलब हम पता ही नहीं कर सकते कब कौन सा प्रोसेस चल रहा है, हमें दिख रहा है क्या, नहीं ना। लेकिन ये वाला जो फेज है ना, ये विजिबल है। ये वाला फेज क्या है, विजिबल है। जब बॉडी से ब्लड निकलेंगे बेसिकली थ्रू वेजाइना, उस ब्लड में से जो कुछ भी है सब कुछ निकलेगा, तो वो तो विजिबल होगा ना ह्यूमन आई के लिए। तो इसीलिए हम अपने कन्वीनियंट के लिए, हम अपने सुविधा के लिए, हम अपने कन्वीनियंस के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंटिंग हम फर्स्ट डे से करते हैं जब ब्लीडिंग शुरू होता है। तो जैसे ही किसी फीमेल में ब्लीडिंग शुरू हुआ, दैट इज मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, तो हम फर्स्ट डे काउंट करना शुरू करेंगे। और ये ब्लीडिंग लगभग 3 से 5 दिन ऑन एवरेज चलता है, क्लियर है ना। किसी में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लो 4 एवरेज मैंने, तो जैसे ही ये ब्लीडिंग फेज खत्म हुआ, तो अब किसी दूसरे ओवरी में देखो जिस, हाँ एक चीज और समझ लो यहीं पे कि ये जो ओवम निकलता है एक ओवरी से निकलता है, आइदर राइट वाले से या फिर लेफ्ट वाले से, क्लियर है। तो मान लो राइट वाले से ये प्रोसेस चल रहा था, पूरा चला, अब क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो अब राइट वाला ना अपने आप को प्रिपेयर करेगा, जब तक क्या होगा, लेफ्ट वाले से ये प्रोसेस चलेगा। यानी अब की बार लेफ्ट वाला में एक ओवम मैच्योर होगा, रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा, और फाइनली मेंस्ट्रुएशन फिर से शुरू होगा, और फिर से अब की बार राइट वाले में शुरू हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये प्रोसेस हर 28 डेज पे रिपीट करता है अपने आप को, और इसीलिए इस साइकिल को क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा ना यहाँ पे। तो बस इतनी सी ही बातें बतलानी थी, अगर इसमें कुछ नोट करना है आपको तो कर सकते हो, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसे नोट कर लो आप, उसके बाद मैं जितने सारे पॉइंट्स है ना एक बार लिख देता हूँ, आप भी उसे साथ में लिख लेना। चलो फिर ठीक है, इसे नोट करो। तो अब देखोगे यहाँ पर मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेप्स लिख दिए हैं, बस इसे समझ लो जल्दी से, है ना। लगभग चीजें आपको पता है, इसीलिए मैंने बस लिख दिया है, ठीक है ना। तो एक बार बस देख लोगे, फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप लिख लोगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ टाइम तो आपको मिलेगा नहीं लिखने का। तो समझोगे, यहाँ पे हम देख रहे क्या जा रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेप्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, व्हेन ए गर्ल रीचेस प्यूबर्टी द सेक्स हार्मोन, बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। ओके, ये सब अंडरस्टूड होना चाहिए। इज रिलीज्ड व्हिच कॉजेज मैचुरेशन ऑफ सम एग सेल, क्लियर है। कुछ एग सेल का मैचुरेशन होगा, लेकिन जनरली एक ही एग सेल होगा जो बाहर निकल पाएगा। वन मैच्योर्ड ओवम इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, किसी एक से, दोनों में से किसी एक से, इन एवरी 28 डेज, मतलब एक बार राइट वाले से, तो दूसरी बार लेफ्ट वाले से, फिर तीसरी बार राइट वाले से, फिर चौथी बार लेफ्ट वाले से, ये अल्टरनेट करके चलता है। ओके, आगे देखते हैं। दिस रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन, मैंने पीछे भी दिखाया था आपको, ओवुलेशन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ LH, किसके कंट्रोल में है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में है। क्लियर हुआ इतना, आगे देखते हैं। अब समझो,
बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के पहले क्या हो रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ओव्यूलेशन के पहले भी हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, और ओव्यूलेशन के बाद भी होगा बाय द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ना तो इस लाइनिंग को पूरे 9 महीने तक फिर मेंटेन करके रखेगा कौन, तो प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि एस्ट्रोजन का तो अमाउंट घट जाएगा, क्लियर है ना। तो प्रोजेस्टेरोन पूरे 9 मंथ तक उस लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, दैट्स व्हाई प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। कारण समझे? तो यहाँ पे बिकम थिक एंड फुल ऑफ ब्लड वेसल, क्लियर है ना। अब देखो ये जो थिक हो रहा है और ब्लड वेसल यहाँ पे पूरे भर रहा है, ये किसके लिए है? सो दीज आर द प्रिपरेशन फॉर रिसीविंग द फर्टिलाइज्ड एग इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग है, एम्ब्रियो है, उसी को रिसीव करने के लिए, यानी फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन, ताकि उसे न्यूट्रिशन दिया जा सके। ओके अब देखो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, डू नॉट टेक्स प्लेस, देन थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नो लॉन्गर नीडेड, इसकी अब जरूरत नहीं है, एंड हेंस इट ब्रेक्स, और ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, विच कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वेजाइना। तो यहाँ पे समझ रहे हो ना, ब्लड वेसल्स ही तो है, तो ये सारे ब्रेक हो जाएंगे और ब्लड के साथ साथ क्या होगा, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू वेजाइना, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन। आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, जब ये ब्लीडिंग वगैरह मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस वंस अगेन स्टार्ट टू डेवलप, एक बार फिर से वो थिक होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट टू बिकम थिकर फॉर रिसीविंग द नेक्स्ट फर्टिलाइज्ड एग, ताकि अगली बार जब फर्टिलाइजेशन हो तो उसे रिसीव कर सके। ओके यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है टेम्परेरली, कुछ समय के लिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब तक प्रेगनेंसी चलेगा, एंड परमानेंटली भी स्टॉप होता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग मेनोपॉज। अब मेनोपॉज क्या है? तो मेनोपॉज हर फीमेल के एज में आता है एट ड्यूरिंग द एज ऑफ 45 टू 50, कहीं कहीं 55 भी हो सकता है, कहीं कहीं 45 से भी पहले हो सकता है, ये वेरी करेगा, ठीक है ना, लेकिन ऑन एवरेज 45 टू 50 है। ओके पे क्या आता है? मेनोपॉज आता है, यानी इसके बाद अ फीमेल इज नो मोर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लियर है ना। और इस समय क्या होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत सारे, क्लियर है ना। तो इसीलिए बेसिकली इस समय क्या नॉर्मल वे में भी देख रहे हो, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही क्या हो रहा है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड दीज कॉजेज मूड स्विंग्स, है ना। मूड स्विंग्स इन्हीं की वजह से बेसिकली होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, देख रहे हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, समझ रहे हो ना। तो इन सब हार्मोन्स की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स समझ रहे हो ना, कि मतलब टीनेजर्स को खास करके देखोगे ना कि एक समय खुश है तो अगले ही पल ना जाने क्या हो जाता है, एकदम से सैड, है ना, क्लियर है ना। सो दीज आर बेसिकली मूड स्विंग्स, कभी खुद भी समझ में नहीं आएगा कि मतलब चल क्या रहा है, ठीक है, परेशान होगी खुद भी। तो दीज आर बेसिकली मूड स्विंग्स जो कि नॉर्मल है, ठीक है ना, जो कि फीमेल में क्या है, नॉर्मल है, तो जस्ट ट्रीट इट नॉर्मली। ओके आगे देखो ध्यान से, द वेरी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल, जब पहली बार ब्लीडिंग होता है फीमेल में, दैट इज मेंस्ट्रुएशन होता है, इज नोन एज मेनार्क। इसे याद रखना है हमें, ठीक है ना। पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल में, पहली बार जब पीरियड होता है, पीरियड बोलते हैं बेसिकली इसे, है ना, आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सो पहली बार जब पीरियड होता है फीमेल में, दैट इज नोन एज मेनार्क, इसे आपको याद रखना है। तो बस इतने ही पॉइंट्स थे, तो आज बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे केस नंबर 2, और वो केस क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर है ना। केस नंबर 2 देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन होगा, और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं ट्विंस भी पढ़ाऊंगा कि ट्विंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ट्विंस समझ रहे हो ना, जुड़वा, जैसे जुड़वा बोलते हो, है ना। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर टाटा बाय बाय, है ना।